हाँ तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं राजस्थान सुजस को। आरएसपी 2023 जो है उसमें अगर हम देखें तो जो राजस्थान सुजस है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। पिछले ट्रेंड्स को अगर हम देखें तो जो राजस्थान करंट के जो क्वेश्चन जितने भी आने हैं वो डायरेक्ट इसमें से आते हैं और ये ऑथेंटिक पब्लिकेशन है, तो आपको इससे जरूर पढ़ना चाहिए। जनवरी से लेकर अक्टूबर तक का जो राजस्थान सुजस है वो हम डिस्कस करेंगे। तो जो जनवरी का है वो पहले डिस्कस किया जा चुका है। और फरवरी का जो राजस्थान सुजस है, फरवरी की राजस्थान सुजस में पूरी तरह से बजट ओरिएंटेड था, तो वहां आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं, वहां आप बजट पढ़ोगे तो बजट में आपको जो है वो राजस्थान सुजस इंक्लूड मिल जाएगा। फिर उसके बाद में हम तीसरी बात आगे चलते हैं तो मार्च और अप्रैल का जो संयुक्तांक आया है राजस्थान सरकार के द्वारा, इस संयुक्तांक को हम पढ़ेंगे। और ये जो मार्च अप्रैल का जो ये राजस्थान सुजस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आरएसपी 2023 के हिसाब से, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी योजनाएं सरकार के द्वारा बताई गई है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर महंगाई राहत कैंप। महंगाई राहत कैंप, देखिए महंगाई राहत कैंप सरकार का एक बड़ा इवेंट है और इसमें से आरएसपी के अंदर क्वेश्चन आना 100% सही है कि 100% मान के चलिए कि महंगाई राहत कैंप एमआरसी में से क्वेश्चन जरूर आएगा। तो इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले महंगाई राहत कैंप की शुरुआत देखें तो 24 अप्रैल से 30 जून, ये अवधि जो है आप जरूर याद रखें, इसका जो टाइम है उसको जरूर याद रखें। 24 अप्रैल को शुरू हुआ और 30 जून 2023 तक ये चला। ठीक है, 2000 स्थायी कैंप, इसमें दो प्रकार की व्यवस्थाएं की गई, स्थायी और अस्थायी। दो प्रकार की इसमें व्यवस्थाएं की गई, एक स्थायी थी और दूसरी थी अस्थायी। स्थायी के तहत सरकार ने क्या किया कि मुख्य स्थानों पे 2000 जगह ऐसी थी जहां पे स्थायी कैंप लगाए जो 24 अप्रैल से लेकर 30 जून तक लगातार कार्यरत रहे और उसके बाद में भी सरकार ने इसको एक्सटेंड किया। इसके साथ साथ उन्होंने अस्थायी कैंपों का आयोजन किया ग्राम पंचायत स्तर पे 2 दिन के लिए, ठीक है, और वार्ड स्तर पे। तो 11,238 ग्राम पंचायतों में, ये संख्या भी अगर आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, 11,238 ग्राम पंचायतों में और 7,500 जो शहरी वार्ड थे। जैसे गांव में ग्राम पंचायत है वैसे सबसे छोटी इकाई शहरों में क्या होती है, शहरी वार्ड। तो नगर पालिकाओं में जो वार्ड थे उनकी संख्या कितनी थी, 7,500। तो आपको 3 चीजें याद रखनी है यहाँ पे कि स्थायी कैंपों की संख्या 2000 थी, ग्राम पंचायत स्तर पे जो कैंप लगाए गए उनकी संख्या 11,238 थी और जो वार्ड स्तर पे कैंप लगाए गए उनकी संख्या 7,500 थी। सबसे मेन चीज क्या थी कि ये जो महंगाई राहत शिविर लगाए गए इनका पर्पज क्या था, तो बजट जो 2023-24 के बजट में जो सरकार के द्वारा जो घोषणाएं की गई थी उन्हीं घोषणाओं को इंप्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए, उनकी शुरुआत करने के लिए प्रत्येक पंचायत में 2 दिन के लिए ये शिविर आयोजित किया गया और साथ ही 7500 वार्डों में भी इन शिविरों का 2 दिन के लिए आयोजन किया गया। सबसे मेन चीज यहाँ पे आती है कि 10 योजनाओं का पंजीकरण किया गया है। आपको ये जरूर याद रखना है कि महंगाई राहत कैंप के तहत टोटल कितनी योजनाएं जो थी वो लागू की गई, तो 10 योजनाएं हैं। 10 योजनाओं के नाम हम आगे पढ़ेंगे और प्रत्येक को एक एक करके याद भी रखेंगे। सबसे मेन चीज ये भी है कि इन योजनाओं के अंतर्गत, इन योजनाओं का जब वहां पंजीकरण किया गया तो उसके बाद में वहां पे मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड जो है वो वितरण किए गए। और एक बार फिर से आप ध्यान रखें कि इसका जो प्रारंभ है वो प्रारंभ के लिए कौन सी जगह इससे किया गया, सांगानेर में महापुरा। और मुख्यमंत्री जो है अपने राजस्थान सरकार के, उन्होंने स्वयं 24 अप्रैल 2023 को इसका उद्घाटन किया, इसका प्रारंभ किया और अपने हाथ से मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड का वितरण किया। तो ये 2-3 चीजें आपको फैक्ट के रूप में याद जरूर रखनी है। अब हम एक एक करके 10 योजनाएं देखेंगे, जो 10 योजनाएं इस शिविर के अंदर लागू की गई, उन 10 योजनाओं के बारे में हम जानकारी लेंगे। सबसे पहली योजना है हमारी मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना। देखिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के तहत जो है वो गेहूं, चावल, मोटा अनाज इस तरह की चीजें मिलती है, लेकिन अब एक नई योजना शुरू हो गई, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना।
सबसे मेन चीज ये है कि जैसे इसका नाम से स्पष्ट है कि फूड पैकेट योजना, तो जो लाभार्थी हैं उन्हें फूड पैकेट दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? सबसे पहले बजट 23-24 में इसकी घोषणा की गई थी, जो एनएफएसए के लाभार्थी हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जिन लोगों को राशन प्राप्त होता है उन लोगों को राशन के साथ एक फूड पैकेट दिया जाएगा। और उस फूड पैकेट में क्या क्या चीजें होंगी? 1 किलो दाल होगी, 1 किलो चीनी होगी, 1 किलो नमक और 1 लीटर खाद्य तेल होगा। इसके साथ साथ 100 ग्राम मिर्च, 100 ग्राम धनिया और 50 ग्राम हल्दी। ये एक महीने का, एक माह का राशन मान के सरकार जो है वो दे रही है। तो अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना जो है वो पहली योजना है इसमें, जिसके तहत गारंटी कार्ड जारी किए गए, सीएम गारंटी कार्ड योजना इसमें जारी किए गए। अब इसके अगर स्टार्ट की डेट अगर आप लिखना चाहो तो सरकार ने इसको बाद में लागू किया था, 15 अगस्त 2023 से इसकी शुरुआत की गई। 15 अगस्त 2023 से इसकी शुरुआत की गई। 1 किलो दाल, 1 किलो चीनी, 1 किलो नमक, 1 लीटर खाद्य तेल, इसके साथ 100 ग्राम मिर्च, 100 ग्राम धनिया और 50 ग्राम हल्दी। मेन चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये जो टोटल जो चीजें थी उनका जो खर्चा है वो 370 रुपए था। कितना था? 370 रुपए। लेकिन सरकार ने प्रार्थियों के लिए ये निःशुल्क उपलब्ध करवाए हैं। प्रश्न में इस तरह भी से भी पूछा जा सकता है कि कुल व्यय कितना था, तो 370 रुपए प्रति पैकेट का व्यय माना जाता था। लेकिन सरकार के द्वारा ये जो उपलब्ध कराई गई वो निःशुल्क करवाई गई है, क्योंकि वहां प्रश्न में ये भी दिया जा सकता है कि सरकार के द्वारा 370 में उपलब्ध कराई गई। नहीं, ऐसा नहीं है। 370 इसकी वास्तविक जो है वो व्यय था, लेकिन सरकार ने लाभार्थियों को इसे निःशुल्क उपलब्ध करवाया। 15 अगस्त 2023 को इसकी शुरुआत की गई और इसके लिए जिस विभाग को उत्तरदायी रखा गया, जो विभाग इसके लिए नोडल था वो था सहकारिता। ये ध्यान रखना है, क्योंकि पिछली बार आरएस में क्वेश्चन आया था, आरएस प्री में जो जनाधार योजना के लिए कौन सा विभाग जो है नोडल के रूप में काम कर रहा है। तो इस तरह की चीजें बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये पूछ ली जाती है और वहां हमें प्रत्येक चीज के लिए चौकस और चौकन्ना रख के कार्य करना है। तो सहकारिता विभाग जो है इसको इसका नोडल बनाया गया। नेक्स्ट में हम चलते हैं, अगली योजना है मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, CMREGS। CMREGS, ठीक है। देखिए, जैसे हमने पहले इसको पढ़ रखा है कि जैसे नरेगा चलता है, उस नरेगा की तर्ज पे शहरों में ये योजना चलाई गई और इस योजना के तहत 100 दिन के लिए रोजगार उपलब्ध कराया गया। 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया गया CMREGS के तहत। 9 सितंबर को मनरेगा में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है और उसमें 25 दिन के अतिरिक्त, तो टोटल 125 दिन का रोजगार जो है वो इस योजना में, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में उपलब्ध करवाया जा रहा है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि 100 दिन का नरेगा का रोजगार, और जो परिवार 100 दिन का रोजगार प्राप्त कर लेगा वो 25 दिन के लिए अतिरिक्त रोजगार इस योजना में प्राप्त कर सकता है। पिछले साल भी सरकार ने ये प्रोवाइड करवाया है। इसके साथ साथ एक जो मेन टॉपिक यहाँ पे ध्यान रखना है, मेन पॉइंट यहाँ पे कि 4 जो अतिरिक्त है, कौन सी? सहरिया, कथोड़ी और विशेष योग्यजन। ये ध्यान रखना है, सहरिया, कथोड़ी और विशेष योग्यजन, ये जो 3 जो अलग अलग श्रेणियां हैं, इनके लिए अलग से 100 दिन का रोजगार है। सामान्य व्यक्ति है उसके लिए तो कितने दिन का रोजगार है? 25 दिन का रोजगार है। लेकिन सहरिया, कथोड़ी और विशेष योग्यजन जो लोग हैं उनके लिए 100 दिन का रोजगार है। तो एक कैटेगरी 125 दिन की और एक कैटेगरी होगी 200 दिन की होगी, ठीक है। तो ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है और इसका पंजीकरण भी महंगाई राहत शिविर के दौरान किया गया। नेक्स्ट योजना है हमारी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, जिसके बारे में हमने अभी थोड़ा सा ऊपर गलती से डिस्कस कर लिया था। सबसे पहली बात है कि 9 सितंबर 2022 को इस योजना की शुरुआत की गई। मनरेगा की तर्ज पर यह योजना शुरू की गई। जैसे मनरेगा में 100 दिन का रोजगार की गारंटी दी जाती है, राज्य सरकार के द्वारा 100 दिन के रोजगार की गारंटी किसमें दी गई? शहरी क्षेत्रों में देने के लिए CMREGS योजना इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का प्रारंभ किया गया। अब ये क्या हुआ कि 9 सितंबर 2022 को जब ये योजना शुरू की गई तो इस योजना में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई थी। कितने दिन के? 100 दिन के। लेकिन बजट जो है अपना 2023-24, इस बजट 23-24 के अंदर 25 दिन और जोड़ दिए गए और अब ये कहा गया कि अभी 100 दिन के बजाय 125 दिन का दिया जाएगा। लेकिन कब दिया जाएगा? जब महंगाई राहत शिविर के दौरान इन योजनाओं में अपनी इस योजना का कोई व्यक्ति पंजीकरण कराएगा, अपने जॉब कार्ड का जनाधार के माध्यम से पंजीकरण कराएगा, तो 100 दिवस के स्थान पर 125 दिवस देना जो है इस योजना में सुनिश्चित किया गया।
2 अप्रैल 2023 से इसकी शुरुआत हो गई, 25 दिन देने वाली। और ये जो रोजगार है वो या तो अर्धकुशल होगा या अकुशल। कुशल का श्रमिक जो है उसके लिए रोजगार की सुनिश्चितता नहीं है। सरकार या तो अर्धकुशल रोजगार देगी या अकुशल। अर्धकुशल यानी मेट वगैरह हो गया। नेक्स्ट में हम चलते हैं, अगली योजना है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। देखिए ये योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है और समाज कल्याण, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की महत्वपूर्ण स्कीम है, पुराने समय से चली आ रही है। सरकार ने क्या किया कि पहले 55 से लेकर 75 की उम्र के जो लोग थे उनको 750 रुपए पेंशन के मिलते थे। अब सरकार ने कहा कि 75 साल की उम्र तक के जितने भी लोग हैं, 75 से कम या 75 के, उनको अब न्यूनतम पेंशन कितनी दी जाएगी, 1000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। बजट 2023 में ये घोषणा की गई कि 75 वर्ष तक के सभी लाभार्थियों को पेंशन जो है वो कितनी दी जाएगी, 1000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। इसके साथ साथ इस पेंशन में प्रति वर्ष बिना किसी प्रकार की दस्तावेजी कार्रवाई के लगभग 15%, हर वर्ष 15% वृद्धि जो है वो की जाएगी। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि 2 चीजें चेंज की गई है इस योजना में। एक 75 वर्ष की आयु तक के सभी जो लोग हैं उनके लिए पेंशन स्कीम में 1000 रुपए कर दिए, और दूसरा 15% वृद्धि प्रति वर्ष की जाएगी। अब इसमें आपको यहाँ ध्यान रखना है कि ये जो वृद्धि की जाएगी ये वर्ष में 2 बार की जाएगी। एक जनवरी में की जाएगी और दूसरी किस में की जाएगी, जुलाई में की जाएगी। जनवरी में जो वृद्धि की जाएगी वो की जाएगी 5% और जुलाई में जो वृद्धि की जाएगी वो 10%। ये भी आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जनवरी में जो वृद्धि, टोटल 15% वृद्धि की जाएगी पेंशन में प्रति वर्ष, लेकिन जनवरी में 5% वृद्धि की जाएगी और जुलाई में 10% वृद्धि की जाएगी। और सबसे मेन चीज जो है वो आपको यहाँ ये डेटा याद रखना है जो सिर्फ सुजस में मिलता है कि इस योजना के तहत जो कुल लाभार्थी हैं वो कितने हैं, 95.40 लाख। 95.40 लाख लोग जो है वो सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत इसमें पात्र है। ठीक है, तो नेक्स्ट में चलते हैं, मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना। मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना, देखिए यहाँ पे बिजली से संबंधित 2 योजनाएं हैं, एक साथ हम इनको डिस्कस कर लेंगे। ये मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना और ये निःशुल्क कृषि बिजली योजना, ये घर के लिए है और ये कृषि के लिए है, ये दोनों ध्यान रखना है। कृषि के में 2000 यूनिट तक का यदि बिल आता है तो उसको पूरी तरह से माफ किया जाएगा। 2000 यूनिट तक का जो बिल है वो क्या रहेगा, शून्य रहेगा। और इस योजना का परिणाम क्या होगा कि लगभग 11 लाख किसान जो है उनका बिजली का बिल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो कृषि क्षेत्र में 2000 यूनिट तक, और जो घरेलू बिजली है उस घरेलू बिजली में 100 यूनिट तक का जो बिजली का बिल है वो फ्री होगा। तो बजट 23-24 में सरकार ने जो है वो 50 यूनिट की घोषणा की थी अप्रैल 2022 में, और अब जो है ना तो जो 23-24 है उसके अंदर इसको बढ़ा के कितना कर दिया, 100 यूनिट। तो दोनों चीजें याद रखनी है। अगर कृषि के बारे में बात करें तो कृषि में कितने तक फ्री है, 2000 यूनिट तक फ्री है, कृषि में 2000 यूनिट तक फ्री है। और अगर घरेलू बिजली की हम बात करें तो घरेलू बिजली में 100 यूनिट तक का जो उपभोग है वो फ्री है। उसके बाद में जो अगर अधिक यूनिट होगी तो उस पर बिल आएगा, उससे कम पे बिल नहीं आएगा। तो एक योजना, इसमें 2 योजनाएं ये थी। अगली योजना है मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना। मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना बजट 2023-24 में ये योजना घोषित की गई। सबसे मेन चीज ध्यान रखना है कि जैसे लंपी बीमारी आई तो लंपी बीमारी के दौरान जो पशुपालक थे उनके पशुओं की अकाल मौत हो गई, और उस अकाल मौत के कारण जो पशुपालक थे उन पशुपालकों को बहुत ही नुकसान उठाना पड़ा। उस नुकसान की भरपाई के रूप में और भविष्य में इस तरह की घटनाएं नहीं हो, भविष्य में लोगों को इस तरह के नुकसान नहीं हो, इसलिए मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना लाई गई। 2023-24 में दुधारू पशुओं की अकाल मृत्यु पर सरकार द्वारा बीमा किया जाता है। और वो बीमा भी क्या होता है, यहाँ पे ध्यान रखना है, बीमा क्या है, निःशुल्क है, बिल्कुल किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। इस कैंप के दौरान जो रजिस्ट्रेशन हुए एमआरसी के दौरान उनके तो ऑटोमेटिक जो है वो इस योजना का लाभ प्राप्त हुआ। निःशुल्क जो ये बीमा था, और अकाल मृत्यु पर 40,000 रुपए प्रति जो पशु है वो बीमा प्राप्त हुआ। साथ साथ एक किसान को 2 पशु, एक किसान अधिकतम जो है वो कितने पशु का बीमा करा सकता था, 2। जैसे 50 पशु है तो 50 का नहीं होगा, अधिकतम 2 पशु का बीमा वो करा सकता था। और इसमें 2 चीजें ध्यान रखना, गाय और भैंस, भेड़ घोड़ा वगैरह इस तरह के शामिल नहीं है, ये 2 पशु शामिल थे। बात यहाँ पे दुधारू पशु की आ रही है, तो दुधारू पशु में 2 पशु अधिकतम और गाय और भैंस, ठीक है, इन 2 का ही बीमा संभव था।
तो इस योजना में इन दो को कवर किया गया और निःशुल्क बीमा, पूरी तरह से किसी प्रकार की इस पे चार्ज नहीं था। नेक्स्ट में हम चलते हैं मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना राजस्थान सरकार ने जो है वो सबसे अच्छी स्कीम यदि हम कहें तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है। और इसी के अंतर्गत एक और योजना आती है मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की। यदि किसी की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो दुर्घटना में मृत्यु पे सरकार के द्वारा जो है वो पैसे दिए जाते हैं। सबसे मेन चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे सरकार ने बजट जो 23-24 है, बजट 23-24 में इस 5 लाख तक का दुर्घटना बीमा था, इसको बढ़ा के कितना कर दिया, 10 लाख कर दिया। 5 लाख तक के दुर्घटना बीमा को बढ़ा के कितना कर दिया, 10 लाख कर दिया। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि 10 लाख नहीं किया गया है। यदि एक व्यक्ति की मृत्यु होती है तो 5 लाख की सहायता राशि दी जाती है। कितनी, 5 लाख की। और अगर एक ही परिवार में एक से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु होती है तो अधिकतम 10 लाख की सहायता दी जाती है। ये यहाँ पे बैंक बहुत ही महत्वपूर्ण और अंदरूनी बात है जिसको हमें ध्यान रखना है कि क्योंकि हर चीज में ये चल रहा है कि 10 लाख का बीमा हो गया, 10 लाख का नहीं हुआ। अगर एक व्यक्ति की मृत्यु होती है तो 5 लाख की सहायता राशि दी जाती है। लेकिन अगर एक से अधिक व्यक्ति की मृत्यु होती है तो फिर वो बीमा जो है वो अधिकतम कितना है, 10 लाख रुपए है। यहाँ पे ये चीज हमें ध्यान रखनी है। 7 प्रकार, मृत्यु के जो 7 प्रकार हैं, इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कितने प्रकार की मृत्यु जो है उसमें ये बीमा प्राप्त होता है, कितने प्रकार की मृत्यु पर इसमें अनुदान प्राप्त होता है। तो 7 प्रकार की, जैसे डूबना है, दुर्घटना है, कुएं में कृषि कार्य वक्त गिरना, इस तरह से अलग अलग करके जलना है। तो 7 प्रकार की जो है वो इसमें दे रखी है कि 7 प्रकार की दुर्घटना यदि होती है तो उसमें ये सहायता राशि दी जाती है। नेक्स्ट में हम चलते हैं मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। सब जानते हैं इसके बारे में। 1 मई 2021 को प्रारंभ हुई थी, तब इसके तहत 5 लाख रुपए का बीमा था। 1 अप्रैल 2010 को बढ़ा के 10 लाख का कर दिया और बजट 23-24 में इसको कितने का कर दिया, 50 लाख का कर दिया। बहुत ही महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपोर्टेंट स्कीम है राजस्थान सरकार की। ठीक है, कि 25 लाख तक का इलाज जो है वो पात्र परिवार, चिरंजीवी परिवार जो है वो निःशुल्क करवा सकता है। अब सरकार ने इसमें 2 चीजें और जोड़ी है। एक तो EWS के भी फ्री कर दिया। पहले जो पात्रता थी उसमें NFSA वाले वही थे, लेकिन अब उसमें EWS को भी इसमें फ्री कर दिया। और अभी इन्होंने लघु और सीमांत कृषक को भी फ्री कर दिया, लघु सीमांत कृषक को फ्री कर दिया। बाकी जो बच गए वो 850 रुपए में अपना ये चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा करवा सकते हैं। तो टोटल जो है वो 25 लाख का फायदा इसमें है। इसके साथ साथ अभी जो सरकार ने जो रिसेंट अपडेट इसमें किया है कि कोई व्यक्ति जो है वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराना चाहता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराना चाहता है या कोक्लियर इम्प्लांट कराना चाहता है, तो वो बाहर भी जो है यानी विदेश में भी जो है वो करवा सकता है और उसका खर्चा भी सरकार के द्वारा दिया जाएगा। उसकी अलग अलग शर्तें हैं जिनके आधार पर दिया जाएगा। यहाँ तक कि हवाई खर्चा जिससे वो वहां जाएंगे उसका खर्चा भी सरकार के द्वारा दिया जाएगा। तो ये अपन बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट में हम यहाँ चलते हैं मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना। देखिए राज्य सरकार ने यहाँ पे गैस सिलेंडर योजना के लिए पात्र जिनको माना है वो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के पात्र परिवार और जो BPL परिवार, उनके लिए 2 जो परिवार है उनके लिए 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना, जिसका नाम बाद में बदलकर इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर योजना कर दिया गया। सबसे मेन टॉपिक यहाँ पे याद रखना है कि ये जो स्कीम है टोटल 607 रुपए, यहाँ आपको 500 रुपए सबको पता है इसलिए 500 रुपए कोई नहीं पूछेगा आपको, क्योंकि आप RS एस्पिरेंट है, RS की एग्जाम दे रहे हैं। तो टोटल जो है वो 607 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि 500 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है, लेकिन सरकार कितने रुपए की सब्सिडी दे रही है, 607 रुपए। 607 रुपए सरकार द्वारा चुकाए जा रहे हैं और इसमें से 200 रुपए तो केंद्र सरकार चुका रही है और 407 रुपए जो है वो राज्य सरकार चुका रही है। ये महत्वपूर्ण डेटा आपको याद रखना है। 200 रुपए केंद्र सरकार के द्वारा चुकाए जा रहे हैं, 407 रुपए राज्य सरकार के द्वारा चुकाए जा रहे हैं। टोटल 607 रुपए की सब्सिडी है। प्रार्थी को 500 रुपए के अंदर ये सिलेंडर मिल रहा है। बजट 23-24 में इसकी घोषणा हुई और पात्रता में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और BPL परिवार, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जो परिवार है और BPL परिवार इसके पात्र हैं। सबसे मेन चीज यहाँ पे याद रखना है, जैसे पेंशन योजना के अंदर टोटल पात्र कितने बताए, 93.40 लाख, 93.40 लाख। ठीक है, इसी तरह से इस योजना में जो पात्र हैं उनकी संख्या कितनी है, 76 लाख परिवार। कितने परिवार हैं, 76 लाख परिवार हैं।
और 1 महीने में 1 सिलेंडर दिया जाएगा। 1 महीने में 1 सिलेंडर इस योजना के तहत दिया जाएगा। तो इस तरह से ये 10 स्कीम जो है राज्य सरकार की, ये 10 स्कीमें जो है इनको लागू करने के लिए महंगाई राहत शिविर का आयोजन किया गया। 24 अप्रैल से 30 जून तक महापुरा से इसकी शुरुआत हुई और इनमें इनका पंजीकरण किया गया, जिसके बाद में इन योजनाओं को लागू किया गया। नेक्स्ट में हम चलते हैं, कुछ इन योजनाओं को लागू करने की तिथि यहाँ पे दे रखी है। जैसे मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना, ये कब से शुरू होगी? तो 1 अप्रैल 2023 से इसको शुरुआत कर दी गई। निःशुल्क बिजली 1 जून 2023, निःशुल्क बिजली कृषि 1 जून 2023, अन्नपूर्णा निःशुल्क फूड पैकेट योजना, पहले इसकी तारीख थी 25 मई 2023, 25 मई 2023 थी, लेकिन बाद में सरकार ने इसमें परिवर्तन करके 15 अगस्त 2023 को इसकी शुरुआत की। सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1 जून 2023 से शुरुआत हो गई। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 30 मार्च 2023 और मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना 30 मार्च 2023 से इसकी शुरुआत हो गई। तो इस तरह से ये जो स्कीम हैं, ये सारी की सारी स्कीम्स अलग अलग समय से इंप्लीमेंट हुई है। ठीक है, इस चीज का भी अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट में हम चलते हैं, अगला है लाभार्थी उत्सव। लाभार्थी उत्सव सरकार के द्वारा मनाया गया 30 मार्च को, राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में 30 मार्च को लाभार्थी उत्सव मनाया गया। और इस उत्सव के दौरान वर्चुअल रूप से जो सीएम है, माननीय मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने वर्चुअल रूप से लोगों से संवाद किया। ठीक है, प्रत्येक ब्लॉक स्तर पे इसके लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए और ब्लॉक स्तर से लोगों के साथ सीएम ने जो है वीसी के माध्यम से उनसे जुड़े। तो इस दौरान किन किन योजनाओं के बारे में कुछ बातें हुई, उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसे पालनहार योजना, पालनहार योजना आपको पता है, अच्छी तरह से पहले भी बताया जा चुका है कि ये जो अनाथ हैं, जो विधवाएं हैं, उनके बच्चों को शिक्षा से जोड़ने की योजना है। इसमें जो राशि है वो इस प्रकार से दी जाती है, अगर 0 से 6 वर्ष, देखिए 2 कैटेगरी है, अनाथ और अन्य। अन्य में जैसे विधवा पालनहार आ गया, एड्स पीड़ित है, उसके अलावा जैसे सिलिकोसिस वाले हैं, सब काफी कैटेगरियां इसकी हैं, सिलिकोसिस हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग कैटेगरी इसके अंदर दी गई है। तो 0 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, अनाथ कैटेगरी की हम बात करेंगे, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे हैं, उनको 1000 से 1500 रुपए, 1000 से 1500 रुपए तक की राशि दी जाती है। ठीक है, 6 से 18 वर्ष के बच्चे हैं, इनको 1500 से 2500 रुपए की, पहले अभी आपको ध्यान रखना है, पहले राशि दी जाती थी 1000 रुपए, 0 से 6 उनको कितना कर दिया? 1500। तो अब प्रति माह कितनी राशि दी जाती है? 1500। और 6 से 18 को पहले 1500 दी जाती थी, अब कितनी दी जाती है? 2500। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि 0 से 6 वर्ष के तक जो अनाथ पालनहार है उनको 1500 रुपए दिए जाते हैं प्रति माह, और 6 से 18 वाले हैं उनको 2500 रुपए प्रति माह दिए जाते हैं। अन्य जो कैटेगरियां हैं उनमें 0 से 6 वालों को 750 रुपए दिए जाते हैं और 6 से 18 वालों को 1000 रुपए दिए जाते हैं। ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी, दोनों में इतना फर्क है। तो ये वहां क्या है, फिर अपने स्टेटमेंट टाइप में क्वेश्चन आता है, वहां हम इसमें चूक सकते हैं। तो छोटे बच्चों को कम पैसे मिलते हैं, बड़े बच्चों को ज्यादा पैसे मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम पेंशन की बात करें तो 1000 रुपए, न्यूनतम 15% की वृद्धि, हम पीछे बात कर चुके, दोबारा इस पर बात करना आवश्यक नहीं है। अनुप्रति योजना, देखिए जो बच्चे कोचिंग के माध्यम से जो शिक्षाएं प्राप्त कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए सरकार अनुप्रति योजना चलाई है। और पहले इसमें 15,000 बच्चों को लाभ दिया जाता था प्रति वर्ष, लेकिन इस बजट 2023-24 में, बजट 23-24 में इस 15,000 की संख्या बढ़ के कितनी कर दी? 30,000 कर दी। यह आंकड़ा याद रखें कि अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत, अनुप्रति योजना के तहत जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनको कितने पैसे, कितने बच्चों को लाभ प्राप्त होगा? तो 30,000। पहले कितना था? 15,000, अब है 30,000। इसके अलावा राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस, विदेशों में अध्ययन करने के लिए, फॉरेन कंट्रीज के जो बड़े इंस्टीट्यूट हैं उनमें अध्ययन करने के लिए ये योजना है। और इस योजना की पात्रता की अगर हम देखें तो 8 लाख रुपए की आय जो है इसकी निर्धारित की गई कि जिसकी इनकम 8 लाख से कम है वो इसमें भाग ले सकता है, उसमें अपना आवेदन कर सकता है। तो पहले 200 लोगों को इस योजना में लाभ दिया जाता था, लेकिन अब इन छात्रों की संख्या बढ़ा के कितनी कर दी है? 500 कर दी है। तो राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस के तहत जो छात्रों की संख्या है उसमें वृद्धि की गई
और वो संख्या बढ़ा के कितनी कर दी गई, 500 कर दी गई। नेक्स्ट की हम बात करेंगे तो अगली है मुख्यमंत्री दिव्यांग जन स्कूटी। दिव्यांग जन जो है उनको स्कूटी वितरण के लिए कितने लोगों को फायदा पहुंचाया जाएगा, 5,000 सॉरी 5,000 लोगों को दिव्यांग जन स्कूटी वितरण की जाएगी। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, इस योजना में 12,000 रुपए का अनुदान, 12,000 रुपए का अनुदान जो है वो प्रतिवर्ष दिया जाता है। हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया कि जुलाई 2022 में इस योजना की शुरुआत हुई थी और जुलाई 2022 में इसकी शुरुआत के बाद में हर माह है 1,000 रुपए, अधिकतम 12,000 रुपए का जो है वो इसमें अनुदान दिया जाता है जो फ्लैट मीटर धारी उपभोक्ता हैं उनको। फिर किसान बिजली 2,000 यूनिट, अभी हमने पीछे बात कर ली, इससे 14 लाख लोगों का बिजली बिल जो है वो क्या हो गया, शून्य हो गया। और घरेलू बिजली में 100 यूनिट की बिजली निःशुल्क कर दी गई, तो 1.04 करोड़ लोगों का बिजली बिल शून्य हो गया। तो टोटल अगर अपन मिलाएं तो कितना हो गया, 14 लाख और 1,18 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका बिजली बिल इस योजनाओं के तहत क्या हो गया, शून्य हो गया। इस तरह के डेटा भी हमें जोड़ के याद रखने आवश्यक है। इसके अलावा उड़ान योजना की अगर हम बात करें तो ये सैनिटरी नैपकिन वितरण करने की योजना है। 500 करोड़ रुपए जो है इसका बजट है और हर माह 12 सैनिटरी नैपकिन महिलाओं को इस योजना के तहत उपलब्ध कराया जाता है, उड़ान योजना के तहत। इसके साथ साथ IGURY IGRN इंदिरा गांधी रोजगार अर्बन रोजगार गारंटी योजना, जिसके हमने पहले जिक्र किया है। 100 दिन से रोजगार को बढ़ा के कितना कर दिया, 125 दिन। 100 दिन के रोजगार को बढ़ा के कितना कर दिया, 125 दिन इस योजना में कर दिया गया है। नेक्स्ट में हम चलते हैं, अगला राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर RIO। इसमें आपको याद रखने वाली मेन चीज ये है कि ये कहाँ बना है। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जो है वो झालाना, जयपुर के जो झालाना क्षेत्र है उसमें 17 अप्रैल 2023 को इसका उद्घाटन किया गया। इसका क्यों बनाया गया, विभिन्न प्रकार की जो मीटिंग्स हैं या अंतरराष्ट्रीय लेवल के जो कन्वेंशन है वो करने के लिए इसका गठन किया गया है। दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर और इंडिया हैबिटेट की तर्ज पे, अब ये भी पूछा जा सकता है कि किसकी तर्ज पे बनाया गया, तो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर और इंडिया हैबिटेट की तर्ज पर इसका निर्माण किया गया है और इसकी टोटल लागत है वो कितनी है, 140 करोड़ रुपए। मेन चीज याद रखने वाली है, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जो है वो कहाँ बना है, तो जालाना जयपुर में बना है। 17 अप्रैल 2023 को इसका उद्घाटन किया गया दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की तर्ज पे। नेक्स्ट में हम चलते हैं, स्कोच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2022, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। रिपोर्ट्स को अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये कौन सी रिपोर्ट है, क्या है। तो सबसे पहले स्कोच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2022 में राष्ट्रीय स्तर पर 15वें से 30वें स्थान पे पहुंच गया। कौन, राजस्थान। पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि ई गवर्नेंस के माध्यम से अपने काम करने के लिए, लोगों को DBT के माध्यम से योजनाओं का फायदा पहुंचाने के लिए राजस्थान ने बहुत अच्छा काम किया और उसका फायदा यह हुआ कि राष्ट्रीय स्तर पे जो स्कोच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट है उसमें राजस्थान की जो रैंकिंग रही वो कौन सी रही, 3rd रैंकिंग, जबकि पिछली बार वो कौन सी में था, 15वीं रैंक में था। तो 12 रैंक का इसमें कितना हुआ, सुधार हुआ। इसी कार्यक्रम में 20 पुरस्कार, राजस्थान में टोटल कितने पुरस्कार जीते, 20 पुरस्कार जीते, जिसमें से 8 गोल्ड थे और 12 सिल्वर थे। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2022 में राजस्थान ने 20 पुरस्कार जीते, रैंक उसकी रही कौन सी, 3rd, और 20 में से 8 गोल्ड और 12 सिल्वर रहे। राजस्थान की 78 परियोजनाओं को ऑर्डर ऑफ मेरिट में पात्र माना गया। ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है कि राजस्थान की कितनी परियोजनाएं हैं जिनको ऑर्डर ऑफ मेरिट में पात्र माना गया, तो उनकी संख्या कितनी है, 78 योजनाओं को ऑर्डर ऑफ मेरिट में पात्र माना गया। स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय एवं सामाजिक सुरक्षा, आवास, इन क्षेत्रों में राजस्थान क्या है, पहले नंबर पे रहा। स्वास्थ्य की अगर हमने बात करी तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना भारत की सबसे बेहतरीन योजना है, इसलिए राजस्थान 1 नंबर पे रहा। पेंशन के मामले में राजस्थान ने बहुत ही अच्छा काम किया और आवास, प्रधानमंत्री आवास में भी राजस्थान की रैंक अच्छी रही। तो इन 3 सेक्टर में आपको ध्यान रखना है, स्वास्थ्य, पहला स्वास्थ्य, दूसरा सामाजिक न्याय एवं सामाजिक सुरक्षा और तीसरा आवास। इनमें राजस्थान पूरे भारत में प्रथम रहा है, पूरे भारत में 1st रैंक रही है। ऑल ओवर राजस्थान की रैंक है वो क्या रही है, 3rd रही है। ई गवर्नेंस में पहले 7वीं रैंक पे था, अब कहां पे आ गया, 2nd रैंक पे आ गया। जल क्षेत्र के रैंक में पहले इसकी 4th रैंक थी राजस्थान की, अब 2nd रैंक पे आ गया। परिवहन में राजस्थान की 4थी रैंक रही और शिक्षा में 5वीं रैंक रही।
सामान्य शहरी विकास और ऊर्जा के क्षेत्र में 6ठी रैंक रही। तो ये रैंक अगर अपने को याद नहीं रहती तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अपने को तो ये याद रखना है कि स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2022 में राजस्थान की ऑल ओवर रैंक कितनी रही, वो 3rd रही, और राजस्थान ने 15 से 3rd पे आया, यानी 12 रैंक का क्या किया, सुधार किया। टोटल 20 पुरस्कार जीते, 8 गोल्ड और 12 सिल्वर उसमें थे, और 78 योजनाएं ऐसी थी जो ऑर्डर ऑफ मेरिट के लिए पात्र माना गया। 78 योजनाओं को राजस्थान में ऑर्डर ऑफ मेरिट के लिए इसमें पात्र माना गया। 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय एवं सामाजिक सुरक्षा और आवास। स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा और आवास, इन तीनों के अंदर राजस्थान पूरे भारत में प्रथम रहा। बाकी नीचे वाली रैंक अगर याद नहीं भी रहती है तो कोई विशेष दिक्कत वाली बात नहीं है, आने की संभावना बहुत ही कम है। नेक्स्ट में हम चलते हैं टैक्स मित्र। अब राजस्थान सरकार एक नई चीज लेके आ रही है, टैक्स मित्र। ये 2000 टैक्स मित्र नियुक्त किए जाएंगे राजस्थान सरकार द्वारा, 2000 टैक्स मित्र नियुक्त किए जाएंगे। ये क्या करेंगे, ये टैक्स मित्र जो है वो विभिन्न प्रकार की जो टैक्स की जो प्रक्रियाएं हैं, टैक्स प्रक्रियाओं में लोगों का क्या करेंगे, सहयोग करेंगे। यानी जो लोग टैक्स किस तरह से दे, इनकम टैक्स रिटर्न कैसे भरें, वैट कैसे जमा कराएं, जीएसटी पे काम कैसे करें, इस तरह की चीजें है ना, उन सब चीजों पे ये बात उनको समझाएंगे, उनको सलाह देंगे और उनका साथ देंगे। इसलिए इनका नाम भी क्या रखा गया, टैक्स मित्र। संख्या याद रखनी है, 2000 संख्या में नियुक्त किए जा रहे हैं, और इनकी आयु जो है वो 21 से 40 वर्ष, ये 21 से 40 वर्ष के जो लोग हैं उनको नियुक्त किया जाएगा। ये जीएसटी और वेट प्रक्रिया में आवेदकों को सहूलियत, जीएसटी और जो वेट प्रक्रिया है उसमें आवेदक जो है उनको सहूलियत देने के लिए, उनको समझाने के लिए किस तरह से काम करना है, इसके लिए जो है टैक्स मित्रों की नियुक्ति की जा रही है। इसके बाद में अगली योजना है राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई योजना। राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई योजना अलग से राजस्थान में कृषि बजट जो है वो पेश किया जा रहा है, तो सिंचाई पे राजस्थान विशेष ध्यान दे रहा है। तो देखिए इसकी जो लागत अगर हम देखें तो 436 करोड़ है। राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई योजना की लागत 436 करोड़ है। इसके अंदर क्या होगा कि 2 वर्षों में पौंड निर्माण, कितने पौंड निर्माण किया जाएगा, 50,000 किसानों को इससे लाभान्वित किया जाएगा, और 261.75 करोड़ रुपए इस पे खर्च किए जाएंगे। अलग अलग गतिविधियां हैं राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई योजना में, 2-3 गतिविधियां हैं। तो उसमें पहली है पौंड निर्माण, तो 2 साल के अंदर 50,000 किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। बजट रहेगा 261.75 करोड़। इसके साथ साथ एससी, एसटी और गैर लघु सीमांतों को भी 10% अतिरिक्त अनुदान। पहले एससी, एसटी के जो लघु सीमांत कृषक थे उसको सिर्फ लघु सीमांत कृषकों को ही इस योजना में अतिरिक्त अनुदान दिया जाता था, लेकिन अब ये कह दिया कि जो गैर लघु सीमांत कृषक हैं, जो लघु सीमांत नहीं है, दीर्घ और मध्यम और दीर्घ प्रवृत्ति के हैं, उनको भी जो है वो 10% अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। इसके साथ साथ 2 वर्ष में 4,000 किसानों को 16,000 पाइपलाइन बिछाने के लिए 43.20 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, और 5,000 डिगी निर्माण किए जाएंगे, 158 करोड़ रुपए। 4 चीजें याद रखनी है। सबसे पहले इसकी जो लागत है 436 करोड़ रुपए। दूसरा, 2 साल के अंदर 50,000 किसानों को 261.75 करोड़ रुपए के पौंड बनाए जाएंगे। सबसे मेन चीज ये है कि एससी, एसटी के जो गैर लघु सीमांत कृषक हैं उनको भी अभी लघु सीमांत कृषकों के समान 10% क्या दिया जाएगा, एडिशनल अनुदान दिया जाएगा। ठीक है। इसके साथ साथ 4,000 किसानों को 16,000 फीट पाइपलाइन डलाने के लिए 43.20 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, और 5,000 डिग्गियों का निर्माण 158 करोड़ रुपए के खर्च के साथ किया जाएगा। ये थी आपकी राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई योजना। नेक्स्ट है राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय का गठन। राजस्थान में जो है वो इस नए निदेशालय का गठन किया है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसका नोडल और जो प्रशासनिक विभाग है वो वित्त राजस्व रहेगा, यही इसमें मेन चीज है। अब इसका गठन क्यों किया गया, इसका गठन किया गया है कि जो राजस्व संबंधी अपराध हैं, जो राजस्व अपराध हैं, अब राजस्व अपराध कौन से होते हैं, जैसे कर चोरी, इस टाइप के जो अपराध हैं उन अपराधों का उन्मूलन करने के लिए, उन पे अनुसंधान और नियंत्रण करने के लिए, आर्थिक अपराधों के नियंत्रण व अनुसंधान के लिए जो है वो राजस्व आसूचना आर्थिक अपराध निदेशालय का गठन किया गया। बाकी सारी चीजें अपने को वैसे ही याद रह जाती है कि आर्थिक अपराध निदेशालय तो आर्थिक अपराधों का ही वो करेगा। आपको तो सिर्फ नोडल विभाग याद रखना है कि नोडल कौन सा है, वित्त राजस्व। नोडल कौन सा है, वित्त राजस्व विभाग इसका नोडल विभाग है। नेक्स्ट में है अपना महिला निधि। महिला निधि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार के द्वारा गठित की गई थी। 26 अगस्त 2022
26 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाते हैं? महिला समानता दिवस के रूप में मनाया जाता है। महिला समानता दिवस के ऊपर 26 अगस्त 2022 को ये निधि जो है वो लागू की गई थी। इसमें महिलाओं को रोजगार की आवश्यकता और स्वरोजगार हेतु ऋण प्रदान। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि महिलाओं को रोजगार की आवश्यकता, रोजमर्रा की आवश्यकता और स्वरोजगार के लिए ऋण प्रदान करना। अब इसमें क्या होता था कि 48 घंटे में, छोटे ऋण जो है वो तो 48 घंटे में महिलाओं के खाते में चले जाते थे। ये बहुत ही अच्छी स्कीम थी। रोजमर्रा की आवश्यकताएं या तो जरूरत पड़ी और 48 घंटे के अंदर खाते के अंदर लोन चला जाता था। लेकिन 2023 में 23-24 में इसके लिए जो फंड है वो कितना है? 12 करोड़। ये मोस्ट चीज आप याद रखें कि महिला निधि के तहत 2023-24 में टोटल फंड कितना अलॉटमेंट किया गया? 12 करोड़ किया गया। इसमें क्या होगा देखो, 2 वर्ष के लिए 1 लाख का ऋण 8% ब्याज अनुदान पे दिया जाएगा। मेन चीज ये है कि इसमें महिलाओं को 2 साल के लिए ऋण दिया जाएगा। कितने का दिया जाएगा? 1 लाख तक का दिया जाएगा और 8% ब्याज अनुदान। यानी जैसे मान लो 12% ब्याज लग रहा है तो 8% सरकार भरेगी, तो उनको कितने परसेंट पे मिल जाएगा? 4% पे मिल जाएगा। तो आपको एक बार फिर से देना है, 2 वर्ष के लिए 1 लाख तक का ऋण दिया जाएगा 8% ब्याज पे और 12 करोड़ रुपए इसकी क्या है? 12 करोड़ इसकी है क्या, जो फंड है वो। इसके बाद में आरटीई की बात करें तो 12वीं के छात्रों को भी आरटी जो है वो इसके अंदर शामिल किया गया है। 12वीं के छात्रों को भी अब इसमें शामिल कर लिया गया है। पहले कक्षा 1 से 8 तक के बच्चे आरटीई में है। ये नेशनल जो आरटीआई एक्ट है अपना उसके अंतर्गत है। 9 से 12 तक की जो छात्राएं थी उनको 22-23 में शामिल कर दिया गया। अभी कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों पर 46 करोड़ का प्रावधान करके उनको भी इसमें शामिल कर दिया। तो अब राजस्थान में कक्षा 9 से लेकर कक्षा 1 से लेकर 12 तक के जो छात्र हैं वो किसके दायरे में आएंगे? आरटीई के दायरे में आएंगे। ये मेन चीज याद रखने वाली बात है कि अब राजस्थान में जो है वो आरटीई राइट टू एजुकेशन के दायरे में कौन से छात्र आएंगे? 1 से लेकर 12 तक के छात्र और छात्राएं सभी आएंगे। पहले क्या था कि अगर इस एक्ट की बात करें तो इस एक्ट में सिर्फ 1 से 8 तक का ही प्रोविजन है। सरकार ने 22-23 के बजट में 9 से 12 की छात्राओं के लिए लागू किया, लेकिन अब 9 से 12 के छात्रों के लिए भी लागू कर दिया। तो राजस्थान में होगा 1 से लेकर 12 तक। आरटी के तहत कौन किसको मिलेगा? 1 से 12 तक के लोगों को इसको फायदा मिल जाएगा। और इसमें जो आय है वो है 2.5 लाख रुपए। ये भी ध्यान रखना, 2.5 लाख रुपए तक जिनकी इनकम है वो इसके दायरे में आते हैं। आरटीई एक्ट की धारा 12C जो है उसके तहत उसकी जो इनकम है, न्यूनतम जो अधिकतम जो इनकम है वो कितनी है? 2.5 लाख रुपए। नेक्स्ट में हम चलते हैं। अगला है विशेष योग्यजन विवाह। विशेष योग्यजनों के विवाहों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार सहायता राशि प्रदान करती है। अब पहले ये सहायता राशि 50,000 थी, लेकिन अब इसको बढ़ा के कर दिया 50 लाख कर दिया। क्या कर दिया? 50 लाख कर दिया कि यदि कोई व्यक्ति 80% से ज्यादा दिव्यांग महिला या पुरुष से विवाह करता है तो उसको सरकार के द्वारा 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। कितने रुपए दिए जाएंगे? 5 लाख रुपए सरकार के द्वारा देंगे। इसके अलावा बिहेवियरल लैब, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। HCM रीपा, जहां जाने का प्रत्येक आरएस अभ्यर्थी का सपना है, HCM रीपा, ठीक है। उसकी पटेल भवन में बिहेवियरल लैब की स्थापना की गई है। तो ये 2 आप क्वेश्चन जरूर याद रह जाएगा क्योंकि आपका अंतिम टारगेट HCM रीपा ही है, ठीक है। तो हरिश्चंद्र माथुर जो लोक संस्थान है जयपुर में, जहाँ पे आरएस की ट्रेनिंग होती है, उसके जो पटेल भवन है उसमें बिहेवियरल लैब की स्थापना की गई है। पहला ऑप्शन यहीं से क्लियर हो जाता है। कहाँ पे की गई है? जयपुर में, पटेल भवन HCM रीपा में। 1.22 करोड़ रुपए की लागत से इसे की स्थापना की गई है। इसका जो प्रबंधन है ये आपको याद रखना है क्योंकि HCM रीपा में है तो हम प्रबंधन के लिए जयपुर को याद रखेंगे नहीं। इसका प्रबंधन जो है वो IIM उदयपुर द्वारा किया जाएगा। इसका प्रबंधन ये जो देख रहे हैं इसका जो काम है वो कौन करेगा? IIM उदयपुर द्वारा किया जाएगा। और PhD स्तर के सर्टिफिकेट जो है ये बिहेवियरल लैब द्वारा संचालित किए जाएंगे। PhD स्तर के जो सर्टिफिकेट हैं वो बिहेवियरल लैब के द्वारा संचालित किए जाएंगे। नेक्स्ट में हम चलते हैं। अगला है अपना अलग अलग जगह के पनोरमा की हम बात करेंगे। अगला है अपना पनोरमा। तो सरकार के द्वारा बजट के अंदर अलग अलग पनोरमा स्वीकृत किए गए हैं। तो सबसे पहला है पन्नादाय का पनोरमा, ये पंडोली गांव जो है चित्तौड़गढ़ में, वहां स्वीकृत किया गया है। दूसरा अमराजी भगत का पनोरमा, जिसको इनको अमराजी भगत को स्थानीय भाषा में अनगढ़ बावजी भी कहते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि अनगढ़ बावजी का पनोरमा, ठीक है।
तो नरबदिया बदेसर जो चित्तौड़ में है वहीं पे इनका पनोरमा बनाया जा रहा है। और केसरी सिंह भारत जो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका जो पनोरमा है वो सापरा भीलवाड़ा में बनाया जा सकता है। तो ये जो तीनों चीजें इनके लिए बजट के अंदर घोषणा की गई है। बजट आपका 2023-24 में इसके लिए घोषणा की गई है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि पन्नादाय का पनोरमा पंडोली चित्तौड़ में, अमराजी का नरबदिया बदेसर चित्तौड़गढ़ में और केसरी सिंह भारत का सापरा भीलवाड़ा में पनोरमा बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ स्टार्टअप को आगे लाने के लिए सरकार ने उनको बिना टेंडर खरीद की जो सीमा थी वो 15 लाख रुपए से बढ़ा के अब कितनी कर दी, 25 लाख की। कोई आदमी स्टार्टअप कोई है तो वो अपना जो खरीद की जो लिमिट है उसकी पहले 15 लाख थी, अब उस लिमिट को कितना कर दिया गया, 25 लाख। वो 25 लाख तक बिना टेंडर के खरीद सकता है। आरटीपीपी रूल्स 2013 के तहत उसको टेंडर करवाने की जरूरत नहीं है, टेंडर में प्रतिस्पर्धा करने की जरूरत नहीं है। एक वित्त वर्ष में 3 लाख के वर्क ऑर्डर उसको मिलते थे, अब उनकी संख्या भी बढ़ा के कितनी कर दी है, 6 लाख की। 6 लाख तक के वर्क ऑर्डर जो है वो एक फाइनेंशियल ईयर में उसको दिए जा सकते हैं। और SC, ST और दिव्यांग ट्रांसजेंडर है उनको एक अतिरिक्त कार्यादेश देने का आदेश भी इसमें किया गया है। तो आगे जब हम मेंस की तैयारी करेंगे तो उसमें ये बहुत काम की चीजें आने वाली है, क्योंकि वहां इस तरह से आता है जैसे स्टार्टअप डायरेक्ट टॉपिक है आपके पास। तो स्टार्टअप में कहा कि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों का उल्लेख कीजिए। तो वहां फिर आप इस तरह की चीज लिखते हैं ना तो पूरे 2 में से 2 मार्क्स अगला देने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि 15 लाख था उसको बढ़ा के 25 लाख कर दिया। एक वित्त वर्ष में 3 लाख तक के वर्क ऑर्डर मिलते थे, उनको बढ़ा के 6 लाख कर दिया। SC, ST और दिव्यांग ट्रांसजेंडर है उनको लिए एडिशनल कार्यादेश देने की बात कर दी। तो इस तरह की चीजें लिखने पे, और ये सारी चीजें फैक्ट जो है अपने को कहाँ मिलते हैं, सुजस में मिलते हैं। इसके अलावा इस तरह की जानकारियां जो है वो दूसरी जगह नहीं मिलती है। नेक्स्ट में हम चलते हैं, अगला अपना है डॉक्टर सविता बेन अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह, यानी अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार के द्वारा ये स्कीम लागू की गई है। पहले इस योजना में जो है वो अंतरजातीय विवाह करने पे 5 लाख रुपए मिलते थे, लेकिन अब इसमें राशि बढ़ा के कितनी कर दी है, 10 लाख रुपए कर दी। कितनी कर दी है, 10 लाख रुपए कर दिया। इसका जो नोडल विभाग है वो सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग है। ये मेन चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि नोडल विभाग पूछा जाना जनरली बात है। अब इसमें जो 10 लाख रुपए मिलेंगे उसमें 5 लाख की तो करेगी FD, जो 8 वर्ष तक की होगी, 8 वर्ष बाद मिलेंगे। और 5 लाख रुपए उन दोनों के जो ज्वाइंट अकाउंट है, दूल्हा और दुल्हन के जो ज्वाइंट अकाउंट है उनमें आएंगे। तो ये भी आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है कि डॉक्टर सविता बेन अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह में 10 लाख रुपए का प्रावधान है। इसका नोडल जो है वो सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग है। 5 लाख की FD होती है जो 8 वर्ष के लिए होती है, और दूसरा 5 लाख रुपए जो है वो उनके ज्वाइंट अकाउंट में आते हैं। इसी तरह से सामूहिक विवाह योजना जो है उसमें प्रति जोड़ा पहले 18,000 रुपए दिए जाते थे। पहले दिए जाते थे कितने, 18,000, लेकिन अब सरकार ने बढ़ा के कितने कर दिए, 25,000 कर दिए। तो 21,000 तो मिलते हैं दूल्हा दुल्हन या नववधु को मिलते हैं, और जो संस्था इनके सामूहिक विवाह करवा रही है उसको प्रोत्साहित करने के लिए 4,000 रुपए संस्था को भी दिए जाते हैं। नेक्स्ट में हम चलते हैं, अगला अपना है क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान केंद्र। देखिए सरकार के द्वारा 2023 को जो है वो क्या घोषित किया गया, मिलेट वर्ष घोषित किया गया है। ठीक है, तो गुड़ामालानी बाड़मेर में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है आपके लिए कि जो भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान है हैदराबाद में, भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है, उसकी तर्ज पे जो है वो राजस्थान में क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान संस्थान बनाया जा रहा है। और वो कहाँ पे बना रहा है, गुड़ामालानी बाड़मेर में बनाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट में हम चलते हैं, अगला है कि बजट जो 2023-24 था उसमें विनियोग विधेयक पे चर्चा करते हुए कुछ घोषणाएं की गई। उन घोषणाओं को हम देखते हैं कि बजट पेश कब किया गया। सबसे पहले तो 10 फरवरी 2023, कई बार ये कॉमन चीज है, पूछा जाती है और हम उस पर फोकस नहीं करते हैं कि बजट कब पेश किया गया, 10 फरवरी 2023 को किया गया। अब इसमें क्या क्या घोषणाएं की गई, विनियोग विधेयक पे चर्चा करते हैं कि एजुकेशन हब बनाया जाएगा। अब एजुकेशन हब कहाँ बनाया जाएगा, सबसे ज्यादा जरूरत जयपुर में, तो जयपुर के जवाहरलाल नेहरू मार्ग पे को एजुकेशन हब के रूप में डेवलप किया जाएगा। कोरोना काल में शिक्षा का नुकसान हुआ, इसलिए सरकार ने पिछले साल 75 करोड़ से एक ब्रिज कोर्स चलाया था जिसका नाम था राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम। राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम। ठीक है, तो अब सरकार ने कहा कि इस वर्ष भी जो है ये राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम जो ये ब्रिज कोर्स है ये चलाया जाएगा, ताकि जो कोरोना काल में जो बच्चों का नुकसान हुआ उसकी
पूर्ति की जा सके, और इसके लिए 75 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। चूरू और पाली 2 जगह में स्पोर्ट्स स्कूल खोलने की, देखिए ये जो चीजें ना, स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ खोले जाएंगे विद्यार्थियों के लिए, क्या किया गया है। तो एक एक जब मेंस के लिए अपन इसको देखेंगे तो वहां पे स्कीम बाई जाएगा कि एजुकेशन के लिए सरकार क्या कर रही है, स्पोर्ट्स के लिए सरकार क्या कर रही है, स्टार्टअप के लिए सरकार क्या कर रही है, चिकित्सा के लिए सरकार क्या कर रही है। हर चीज के लिए अलग अलग एक एक फैक्ट लेके और फिर उसका आंसर राइटिंग की जाएगी, तो वहां ये चीजें बहुत काम आने वाली है। मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी दवा योजना, निशुल्क जो दवाएं मिलती है उनके लिए सरकार ने RDPL जो कंपनी है, राजस्थान ड्रग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो है उसको राजकीय कंपनी का दर्जा दे दिया है। राजकीय कंपनी का क्या दे दिया, RDPL को राजकीय कंपनी का दर्जा प्रदान कर दिया गया। इसके साथ साथ 80% जो दिव्यांग है और ट्रांसजेंडर हैं उनको स्टाम्प ड्यूटी में 100% की छूट देने की घोषणा भी इस विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान की गई। उसके बाद में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, बहुत ही महत्वपूर्ण योजना, 50,000 रुपए तक जो है वो इसमें दिए जाते हैं। तो ये काफी समय से चल रहा है कि भाई 50,000 रुपए दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ 2 अमेंडमेंट, 2 संशोधन इस योजना में किए गए हैं। एक तो इसमें जो अधिकतम आयु थी वो 40 वर्ष थी, इसको बढ़ा के 60 वर्ष कर दिया, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये। और इसकी जो योजना अवधि है वो 31 मार्च 2024 तक कर दी गई। ठीक है, आप ध्यान रखें कि 50,000 रुपए तक जो रेडी वाले हैं, युवा हैं, उनको स्वरोजगार के लिए ये 50,000 रुपए दिए जाते हैं। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में निःशुल्क होते हैं, उसमें ब्याज नहीं होता है। तो पहले इसमें जो आयु थी वो 40 वर्ष थी, इसको बढ़ा के कितना कर दिया, 60 वर्ष कर दिया गया। और इसकी जो अंतिम दिनांक है, योजना अवधि है, वो 31 मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया। अब स्मार्टफोन, राजस्थान में स्मार्टफोन योजना चल रही है, बहुत ही प्रत्येक अभी जो पहले चरण में है 40 लाख लोगों को स्मार्टफोन वितरण किए जा रहे हैं। प्रथम चरण के लिए अगर हम देखें तो कक्षा 9 से 12 तक की जो छात्राएं कक्षा 9 से 12 तक विद्यालयों में पढ़ रही हैं, वो इसके अंदर काउंट ही है। जिन्होंने नरेगा में 100 दिन पूरे कर लिए 22-23 में, वो परिवार जो है चिरंजीवी परिवार, उनको भी इस योजना का लाभ मिल रहा है। और इसके साथ साथ जो अपने क्या बोलते हैं, शहरी रोजगार गारंटी योजना, शहरी रोजगार गारंटी योजना में 50 दिन वाले परिवार भी इसके अंदर शामिल हैं। इसके अलावा जो विधवा महिलाएं जो पेंशन धारक हैं, उनको भी इस योजना में ये लाभ मिल रहा है। तो प्रथम चरण में 4 कैटेगरी हैं। कक्षा 9 से 12 में अध्ययन करने वाली, सरकारी स्कूलों में अध्ययन करने वाली छात्राएं, इसके अलावा नरेगा में 100 दिन पूरे करने वाले, और शहरी रोजगार गारंटी योजना में 50 दिन, जो 2022-23 की बात कर रहे हैं, और विधवा महिलाएं जिनको पेंशन प्राप्त हो रही है। ये वो सारी के सारी कैटेगरी, ये भी किसमें होना चाहिए, चिरंजीवी में पंजीकृत होना चाहिए, इनका चिरंजीवी में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उनको क्या मिल रहा है, 40 लाख लोगों को स्मार्टफोन वितरण किए जा रहे हैं। आगे हम डिटेल से डिस्कस कर लेंगे अगली बार। 19 जिले और 3 नए संभाग बनाए गए, बांसवाड़ा, पाली और सीकर, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। इसके बाद में है राजस्थान IT दिवस। राजस्थान IT दिवस 2023 पर जो है वो कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अब ये कहाँ हुआ, 19 से 21 मार्च 2023 को जयपुर में आयोजन किया गया राजस्थान IT दिवस का। और इसमें 60 देशों के 1 लाख प्रतियोगी जो है उन्होंने हैकाथन में भाग लिया। ये तो कोई डेटा पूछने वाला नहीं है, ये याद रखना कहाँ किया गया। अब राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब, अब ये जो IT जो वाला जो दिवस मनाया गया ना, IT दिवस, इस IT दिवस पर राजीव गांधी नॉलेज एंड सर्विस इनोवेशन हब का उद्घाटन किया गया। तो ये कहाँ बनेगा, जोधपुर में बनेगा, 200 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। और ये क्या करेगा, स्टार्टअप सर्विस प्रोफेशनल को विश्व स्तर की सुविधाएं उपलब्ध करवाने और जो इनोवेटिव आइडियाज हैं उनको आधारभूत ढांचा प्रदान करने का काम करेगा। महत्वपूर्ण चीज आपको याद रखनी है कि राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशनल हब का शिलान्यास कब किया गया, तो IT दिवस के अवसर पर। IT दिवस कहाँ मनाया गया, तो हमने इसको पढ़ा कि IT डे जो है वो जयपुर में मनाया गया। तो इस IT डे जो जयपुर में मनाया गया, इसे 19 से 21 मार्च 2023 को, तो इसी के दौरान जो है वो इसका उद्घाटन किया गया। 200 करोड़ रुपए की लागत से जोधपुर में इसको बनाया जाएगा। और इसका काम क्या है कि जो स्टार्टअप हैं, जो सर्विस प्रोफेशनल हैं, उनको विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराना, और जो लोगों के इनोवेटिव आइडियाज हैं, नवोन्वेषी विचार हैं, उनको आधारभूत ढांचा प्रदान करने का कार्य भी ये करेगा। महिला इन्वर्टर्स के लिए W हब जो है वो विकसित किया गया। और मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना, ये एक नई योजना जो है सरकार के द्वारा लॉन्च की गई। अब इस नई योजना में क्या है
इसमें योजना में क्या है कि आवागमन में असमर्थ, देखिए आश्रित सेवा योजना की वो लोग जो आवागमन आने जाने में असमर्थ हैं और जन कल्याणकारी योजनाओं का फायदा नहीं उठा पाते हैं, उनको सरकार सेवा प्रदायक के द्वारा लाभ दिलाएगी, सेवा प्रदायक के द्वारा लाभ दिलाएगी। और इसके प्रथम चरण में कौन कौन शामिल होंगे? दिव्यांगजन, वृद्धजन, एकल नारी, विधवा और पालन। इन लोगों में ये जो योजनाएं हैं, इन लोगों के जो पात्र लोग हैं वो अगर वो चलने फिरने में असमर्थ हैं तो उनको सरकार जो है वो मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना के तहत, मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना के तहत उनको ये लाभ दिलाएगी। ठीक है। उसके बाद में ई गवर्नेंस राजस्थान अवार्ड, ई गवर्नेंस राजस्थान अवार्ड देखिए बजट 2023-24 में जो है इसकी घोषणा की गई थी इसमें, और इसमें मेन घोषणा ये थी कि जो कर्मचारी अधिकारी बहुत अच्छा काम करते हैं उनको ई गवर्नेंस राजस्थान अवार्ड दिया जाएगा। और पहली बार ये अवार्ड दिया गया है, प्रथम बार दिया गया, और प्रथम बार अवार्ड किस किस को दिया गया ये महत्वपूर्ण है। रुक्मणी रियार जो गंगानगर के जिला कलेक्टर हैं, अरविंद कुमार पोसवाल डीएम चित्तौड़गढ़, इसके अलावा तेजस्वी गौतम एसपी बीकानेर, जसमीत सिंह सिंधु सीईओ जेडपी जयपुर, और शिप्रा विक्रम आरजीएचएस की परियोजना निदेशक। रुक्मणी रियार जिला कलेक्टर गंगानगर, अरविंद कुमार पोसवाल जिला कलेक्टर गंगानगर, तेजस्वी गौतम एसपी बीकानेर, जसमीत सिंह सिंधु जो है वो सीईओ हैं जेडपी जयपुर यानी जिला परिषद जयपुर के, और शिप्रा विक्रम आरजीएचएस की परियोजना निदेशक है। ठीक है। तो इनको 5 लोगों को जो है वो क्या दिया गया? ई गवर्नेंस राजस्थान अवार्ड प्रदान किया गया है। तो ये थी हमारी राजस्थान सुजस मार्च और अप्रैल का सूचकांक। अगला जो मई का है वो लेकर हम जल्दी आएंगे। तो आपसे एक बार फिर से निवेदन कि आप जो है वो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट और शेयर भी अपने साथियों के साथ करते रहें। धन्यवाद।